दोस्तों, जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। एक ट्रेन जो कि बिहार के बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन से चलकर बांद्रा तक जाने वाली थी, उसमें 3 लोग बैठते हैं, एक पति पत्नी और उनकी एक 24 साल की नौजवान बेटी। लेकिन उनकी सीट कंफर्म नहीं रहती है। उनको इस वजह से बहुत परेशानी होती है। थर्ड एसी के कोच में अपना सामान लेकर कभी इधर कभी उधर वो धक्के खाते हैं। जिस सीट पर भी बैठने की कोशिश करते थे, लोग उन्हें उठा देते थे और वहां से भगा देते थे। ये सारी चीजें एक लड़का देखता है जो कि अपनी कंफर्म सीट लेकर वहां पर बैठा हुआ था। उससे देखा नहीं जाता। वो खुद उनके पास जाता है और कहता है, सर आप लोग मेरी सीट पर चलकर बैठ जाइए। और उसके बाद दोस्तों, वो लोग उसकी सीट पर आकर बैठ जाते हैं, बहुत ही राहत की सांस लेते हैं और बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे सीट कंफर्म ना होने की वजह से। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ट्रेन करीब 250 किलोमीटर की यात्रा करती है, 3-4 घंटे बीत जाते हैं, वैसे ही लड़की के पिता के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है और जिस वजह से एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। उन पति पत्नी को अपना सफ़र वहीं पर ख़त्म करके उन्हें वापस अपने गांव जाना पड़ता है। लेकिन जो उनकी बेटी थी, उसे मुंबई भी जाना ज़रूरी था, क्योंकि उसका दोस्तों तीसरे दिन पेपर होता है। और इस वजह से वो उस लड़के पर भरोसा करके अपनी बेटी को उस यात्रा पर, मुंबई तक की यात्रा पर भेज देते हैं। 2 दिन और 2 रातों का ये सफ़र होता है। दोस्तों, इस सफ़र में और फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में अगर अपने वाले पर सो रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के बेगूसराय जिले के बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन की। एक ट्रेन 19-038 अवध एक्सप्रेस जो कि बरौनी जंक्शन से चलकर बांद्रा तक जाती है। दोस्तों, ये बात है 10 जून 2025 की, जब उसमें एक व्यक्ति जिनका नाम उमालाल होता है, उनकी पत्नी सरस्वती और उनकी एक बेटी 24 साल की जिसका नाम किरण होता है, ये लोग आते हैं। जैसे ही ट्रेन आकर खड़ी होती है, ये B2 थर्ड एसी के कोच में जाकर बैठ जाते हैं और पूरी सीटें खाली थी तो जाकर बैठ गए। लेकिन इनका जो सीट था वो कंफर्म नहीं था। जैसे ही कंफर्म सीट वाले आने लगे, वो इन लोगों को वहाँ से उठा देते हैं। ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं। उमालाल कहते हैं कि भाई साहब बैठ जाने दीजिए, 2-2 लेडीसें हैं, लेकिन अगर एक होती तो ये बैठ जाने देते, 3-3 लोगों को कौन बैठने देता है। दोस्तों, वो लोग उन्हें इधर से उधर दौड़ाते रहे, भटकाते रहे। वो लोग टीटी से बात कर लिए। टीटी बोला, भाई साहब बहुत रश है, कोई जगह खाली नहीं है, कोई सीट जो है खाली नहीं है। और उसके बाद ये काफ़ी निराश हो जाते हैं। जो उमालाल की पत्नी सरस्वती थी दोस्तों, उन रोने जैसी स्थिति हो जाती है। और फिर ये लोग बेतहाशा वहीं निराश होकर खड़े हो जाते हैं दरवाजे के पास जाकर। ये सब चीज़ एक लड़का जिसका नाम लवकुश होता है, उसकी उम्र 28 साल की होती है, देख रहा था। 55 नंबर उसकी साइड लोअर की सीट थी, कंफर्म थी। वो जाता है उनके पास, उमालाल से कहता है कि सर मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत परेशान हैं, तो आप लोग चलिए मेरी सीट पर बैठ जाइए, मेरी सीट कंफर्म है। अब जैसे ही किरण ये बात सुनती है, सरस्वती सुनती है, दोस्तों उनकी आंखें चमक जाती हैं। उमालाल कहते हैं, बेटा कहाँ है आपकी सीट? कहता है मेरी सीट 55 नंबर है, चलिए आप लोग बैठ जाइए, मैं देख रहा हूँ आप लोग काफ़ी परेशान हैं। और उसके बाद वो उनका सामान खुद उठा लेता है, आता है वहाँ पर। ये लोग बैठते हैं, सामान को नीचे शिफ्ट कर दिया जाता है। और जब वो लोग बैठते, बहुत राहत की सांस लेते हैं। जो लवकुश था वो खड़ा हो जाता है। उमालाल कहते हैं, भैया बैठिए आप भी। तो कहता है कि सर आप लोग बैठ जाइए, अब मैं तो बैठ ही जाऊंगा। लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर अपने बगल में बिठा देते हैं। उनके बगल में सरस्वती और लास्ट में किनारे पे उनकी बेटी किरण बैठी हुई थी। उसके बाद उसे बहुत आशीष देते हैं। वो ठीक ठाक था, अच्छे खासे कपड़े पहन रखा था। उससे पूछते हैं कि बेटा क्या नाम है? कहता है कि अंकल मेरा नाम लवकुश है। कहते हैं कि क्या काम करते हो? सोचते हैं कि मुंबई में कोई दिहाड़ी वगैरह करता होगा। कहता है सर जो मैं बरौनी में एक इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, कंपनी है, उसी फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ सेफ्टी सुपरवाइज़र के तौर पर। वो कहते हैं अच्छा, फिर तो सैलरी अच्छी होगी आपकी। कहता है कि हाँ अभी 55,000 रुपये मिलते हैं, 3 साल हो गए मुझे नौकरी करते हुए। तो वो कहते हैं इसके लिए क्या पढ़ाई किया था बेटा आपने? वो कहता है बस ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद ITI कर लिया था। तो कहते हैं चलो अच्छा है, लेकिन क्या उसमें वैकेंसी वगैरह निकलती रहती है? वो कहता है कि हाँ सर वैकेंसी निकलती रहती है अंकल। तो कहते हैं मेरी बेटी है, ग्रेजुएशन कर रही है, फाइनल ईयर का इसका एग्ज़ाम है
और पेपर देने के लिए जा रही है। परसों इसका पेपर है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि यहीं कहीं पर ये कोई काम वगैरह पकड़ लेती तो इसकी नौकरी वगैरह भी लग जाती, क्योंकि शादी विवाह तो गांव में ही करना है। वैसे हम लोग मुंबई में रहते हैं, लेकिन अभी 2 तारीख को मेरे बेटे की शादी थी, तो बेटे की शादी कर दिए और वो बहू के साथ घर पर है। कुछ दिन बाद वो भी मुंबई आएगा। हम लोग इसके पेपर की वजह से जल्दी जा रहे हैं। तो कहता है कि हाँ ठीक है अंकल, अगर इनको कोई टेक्निकल कोर्स करवा दीजिए तो वैकेंसी निकलती रहती है। 25-30 हज़ार रुपये जो है स्टार्टिंग में, छोटी सी छोटी वहाँ पर जो पोस्ट है उसके भी मिलते हैं। यही सब बातें दोस्तों चलती रही। और उसके बाद फिर पूछते हैं फिर मुंबई किस लिए जा रहे हो। कहता है कि मेरा एक दोस्त है, तो परिवार सहित उसके माता पिता मुंबई में ही रहते हैं, वहीं पर वो किसी लड़की से शादी कर रहा है। शादी में मेरा खास दोस्त है तो इसीलिए बुलाया है। उसकी शादी 20 जून को है और मैं 7-8 दिन पहले वहाँ पर जा रहा हूँ। थोड़ा घूमने उमने का भी प्लान है। मुंबई में कभी गया नहीं हूँ, तो सोचता हूँ कि वैसे मुंबई में भी घूम लूँगा, और अगर बाबा का बुलावा आएगा तो शिरडी चला जाऊँगा साईं बाबा के दरबार में। वो कहते हैं बेटा बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा ही घूमने का प्लान है तो 1-2 दिन मेरे घर पे आ जाना, हम भी आपके साथ घूम लेंगे मुंबई में। कहता अंकल बुलाएंगे आप तो क्यों नहीं आएंगे। अब दोस्तों इस तरीके से हंसी खुशी ये लोग बैठे रहे। सफ़र चलता रहा। जब ये करीब 200-250 किलोमीटर ट्रेन चल पड़ती है, क्योंकि 100 किलोमीटर तो ये भटकते ही रहे। उसके बाद जब 1-1.5 घंटा और बैठे रहे, जैसे ही ट्रेन नरकटियागंज से कुछ दूर पहले थी, तभी दोस्तों उनके फ़ोन पर एक कॉल आता है, उमालाल के फ़ोन पर। जैसे ही वो उधर से आवाज़ सुनते हैं फपक कर रोने लगते हैं। उनकी पत्नी सरस्वती घबरा जाती है, कहती क्या हुआ। वो रोते हुए कहते हैं कि बाबूजी नहीं रहे। अब इतना सुनते वो भी रोने लगती है, कहती क्या हुआ। अभी तो सुबह वो अच्छे खासे थे, बातचीत कर रहे थे, हमें तो लाख लाख आशीष दिए हैं, मैं उनका पैर छू के आई हूँ। दोस्तों सुबह 7:30 बजे की वो ट्रेन थी बरौनी से, और तब तक ये दोपहर को 12-12:30 का वक्त हो गया था। इतने देर में क्या हो जाता है समझ में नहीं आता। फिलहाल ये कहते हैं कि बेटा कह रहा है कि हार्ट अटैक हो गया उनको, और उनकी जो है तुरंत जान चली गई। वो कहती है अब क्या होगा। वो कहते हैं अब क्या होगा, अब तो चलना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा ट्रेन से। वो कहती हैं लेकिन अब चलना तो है, हम लोग चल सकते हैं, चलना ही पड़ेगा, लेकिन किरण का क्या होगा, इसका तो पेपर है परसों। तो वो कहते हैं किरण तो अब मुंबई चली जाएगी, ये भैया हैं इनके साथ चली जाएगी। उसके बाद वो कहते हैं कि भैया बस थोड़ी सी आप मदद कर दो, मेरी बेटी को जो है पहुंचा दो, इसके जो है करियर का सवाल है। वो कहता है कि अंकल आप लोग जो है आप परेशान मत होइए, और मैं जो है इनको अपने साथ लेकर चला जाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग जो जाइए, लेकिन आप लोग कैसे जाएंगे। वो कहते हैं आगे जो स्टेशन आ रहा है नरकटियागंज, वहीं से उतरकर कोई वापसी की ट्रेन पकड़ लेंगे। लव कुछ सर्च करता है तो कहता है अंकल अगर आप वापसी की ट्रेन पकड़ेंगे तो शाम तक पहुंच नहीं पाएंगे, पहुंचना आपको ज़रूरी है, अगले दिन सुबह आपको ट्रेन पहुंचाएगी, कल पहुंचाएगी, तब तक ना जाने क्या होगा। तो आप वहां पर उतरकर एक छोटी सी कार जो है वो बुक कर लीजिए, कोई बोलेरो वगैरह या कुछ भी आपको मिलेगा, स्कॉर्पियो वगैरह। 6-7 हज़ार रुपये लेगा, 250-300 किलोमीटर है, आपको पहुंचा देगा समय से 4-5 घंटे में। वो कहते हैं बेटा ये तो ठीक है, लेकिन अभी हम बेटे की शादी करके आए हैं, इतना जल्दी पैसों का इंतजाम होगा नहीं, इतना तो लेकर चल नहीं रहे हैं, और इंतजाम करने में ही 1-2 घंटे लग जाएंगे। वो कहता है कि अंकल आप जो है पैसों की चिंता मत करो, मैं आपको पैसे दे देता हूँ और आप जो है बस चले जाइए फटाफट। अब दोस्तों उमालाल के पिता की उम्र जो है वो 90 साल की हो चुकी थी, जिनकी मौत हो चुकी थी। जब ये सुनता है तो उनको समझाता है, ढांढस बंधाता है, कहता है अंकल जी परेशान मत होइए, 90 साल उनकी उम्र हो गई थी, जाना तो है ही दुनिया से, अब जाइए जो है उनकी विदाई कीजिए। और उसके बाद वो दोस्तों अपने बैग से 10,000 रुपये निकालता है, क्योंकि उतना वो रख रखा था, और भी पैसे 1,000-2,000 रख रखे थे, उनके हाथ पे रख देता है, कहता आप जाइए अंकल जी, गाड़ी बुक करके आप चले जाइएगा, और भी कुछ ज़रूरी हो, कुछ कम पड़े तो आप बताइए, मैं आपको वो भी दे देता हूँ अगर आपको ज़रूरत है पैसों की तो, क्योंकि मेरे खाते में पैसे हैं, मैं आपके खाते में भेज सकता हूँ। वो कहते हैं नहीं बेटा इसकी ज़रूरत नहीं है, हो जाएंगे। लेकिन जब वो दरवाजे पर जाते हैं, अब इधर इतने सारे लोग थे तो इनके बीच में वो कहने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। दरवाजे पर जाते हैं तो कहते बेटा
अगर कुछ दे देते 25-30 हज़ार रुपये तो मैं अपने पिता का क्रियाक्रम जो है वो ढंग से कर आता। वो कहता है ठीक है अंकल जी, और अपना जो है आप अकाउंट नंबर दीजिए, QR कोड वगैरह वो देते हैं और उसमें वो 40,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देता है। कहता आप जाइए और आराम से जो है काम वगैरह निपटाइए, और आप जो है इनकी चिंता मत करिए, ये जो है मैं इनको ले जाकर आपके घर पर कहेंगे तो वहाँ पर मैं ले जाकर छोड़ दूँगा। और उसके बाद दोस्तों वो चले जाते हैं वहाँ से, उसे आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उतर जाते हैं। और इधर जब ये आते हैं, सीट पर ये दोनों बैठते हैं, तो दोस्तों वो गुमसुम सी बैठी थी और सिमटी हुई एक कोने में। वो देखता है कि काफ़ी ये परेशान है। जो किरण है उससे बात करता है, समझाता है, कहता है क्यों परेशान हो रही हो, अब दादाजी थे सबके ही, मेरे तो दादाजी मैंने देखा ही नहीं था कब चले गए, इतना जी लिए बहुत हो गया, टेंशन मत लो, बस आपके माता पिता वहाँ पर टाइम पर पहुँचने चाहिए। और उसके बाद दोस्तों फिर उसके माता पिता उससे कॉल करते, उसकी माँ कॉल करती है कि हाँ बेटा हमें गाड़ी मिल गई है, हम जा रहे हैं और वहाँ पर पहुँच जाएंगे शाम को 6 बजे तक, गाड़ी वाला कह रहा पहुँचा देंगे, और उधर भी सारा इंतज़ाम हो रहा है। तो बेटा तुम टेंशन मत लेना और जाओ, खाना पीना कुछ खा लेना ट्रेन में, और जो भैया हैं उनके साथ आराम से तुम चली जाना। लवकुश से भी वो बात करते हैं, कहते हैं कि बेटा ज़रा देख लेना, वो थोड़ी शर्मीली है, थोड़ी डरती है, थोड़ी परेशान भी होगी। वो कहता है कि बस आप लोग टेंशन मत लीजिए। और उसके बाद दोस्तों वो उससे बातें करता है, 2-3 घंटों में वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है जब उसकी माँ बात करती हैं और ये बात करता है। दोस्तों शाम हो गई, वो लोग तो पहुंच गए। उमालाल अपने घर पे फ़ोन कर दिए कि हाँ हम 7 बजे के करीब पहुंच गए। और इधर जो है उसके बाद ये खाना वाना मंगाया, बहुत समझाया बुझाया, किरण को भी खिलाया, खुद भी खाया। अब दोस्तों रात के 10 बज गए, ज़्यादातर लोग सो गए क्योंकि ट्रेन सुबह से चल रही थी, खा पी के सो जाते हैं। लवकुश उठता है, कहता है कि आप जो है इस सीट पर सो जाओ, और उसके बाद कहती है आप कहाँ सोगे, कहता मैं नीचे सो जाता हूँ, बहुत तेज़ पता नहीं क्यों सर दर्द कर रहा है। वो कहती सर दर्द कर रहा है, कहता हाँ बहुत तेज़, पता नहीं क्यों दर्द कर रहा है। उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है लाइए मैं दबा देती हूँ। कहता अरे नहीं रहने दो, उसे संकोच होता है, थोड़ी शर्म भी आ रही थी। कहती है नहीं नहीं लाओ मैं अभी दबा देती हूँ, 5 मिनट में आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों उसे बिठा लेती है, उसका सर दबाती है, 5-10 मिनट तक दबाती रही। उसके बाद उसे राहत मिलती है और फिर वो उठता है, कहता है ठीक है, आप उसको थैंक यू बोलता है, कहता है कि ठीक है अब आप इस पर सो जाओ। वो कहती है आप कहाँ सोओगे, कहता मैं नीचे सो जाता हूँ। कहते आप कैसे नीचे सोओगे, कहता मैं सो जाऊँ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों वो नीचे सो जाता है, ये सीट पर सो जाती है। जो चद्दर मिली थी वो चद्दर वो नीचे बिछा लेता है, जहाँ पर वो 6 सीटें होती हैं वहीं नीचे बीच में लोगों के चप्पलें इधर उधर करके वहीं पर बिछा के सो जाता है। लेकिन उधर जो उसकी माँ थी दोस्तों, माँ तो माँ होती है, उन्हें टेंशन थी कि बेटी भी जवान है, अनजान लड़के के साथ जा रही, वो भी जवान है, क्या पता लड़के की नीयत में क्या हो। उन्हें नींद नहीं आती है, असमंजस में वो लगी रहीं, सोचती रही पता नहीं कैसे सोई होगी। फिर वो वीडियो कॉल लगा देती है रात के 12 बजे। जब ये फ़ोन देखती है उठाती, कहती मम्मी क्या बात है अभी तक आप सोई नहीं। कहती है बेटी क्या करूं, इधर भी टेंशन उधर भी टेंशन, और तुम सो गई थी क्या। बोली हाँ मम्मी मैं तो सो रही थी। बोली कहाँ पर सो रही हो। किरण ने कहा बस सीट पर सो रही हूँ। फिर वो कहती है और वो भैया कहाँ पर सो रहे हैं, तो कहती है वो तो नीचे सो रहे हैं। और उसके बाद वो पूरा सीट दिखाती है कि हाँ देखो मैं आराम से सोई हूँ, अकेले सोई हूँ। उसके मन में ये जरा भी शंका नहीं थी कि उसकी मम्मी सोच क्या रही हैं, वो तो बस यही दिखा रही थी कि हाँ मम्मी मैं आराम से सोई हूँ। उसके बाद जब वो लवकुश को भी दिखा देती है कि देखो यहाँ पर ये सो रहे हैं लवकुश, और उसके बाद फिर वो राहत की सांस लेती हैं कि चलो ठीक है सब ठीक ठाक है। उसके बाद वो सो जाती हैं। इधर ये भी सो जाती है। लेकिन दोस्तों जब रात के 3-4 बजते हैं तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। जो किरण थी उसे दोस्तों वॉशरूम लग जाता है। अब उसे जो है नींद नहीं, उसकी आंख खुल जाती तो उसे नींद ही नहीं आती। सोचती है कैसे जाऊं, क्योंकि देखती है तो डब्बे में पूरा अंधेरा, सिर्फ एक एक लाइटें जल रही थी कहीं कहीं, और ट्रेन एकदम खटर खटर की आवाज़ कर रही थी, फुल स्पीड में चल रही थी। ये इधर उधर नज़र दौड़ाती है तो डर जाती है, सोचती है क्या करूं।
सोचती है अगर लवकुश को बताऊं तो शर्म आ रही थी उसे। फिलहाल उससे रहा नहीं जाता, सीट से नीचे उतरती है, लवकुश को झिझोड़ती है, खोदती है। लवकुश उठता है, धीमे धीमे रोशनी में किरण का चेहरा देखता है, कहता क्या हुआ। कहती है कि एक प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ चलो वॉशरूम तक। तो कहता है ठीक है। उठ के दोस्तों वो खड़ा हो जाता है, तुरंत आगे आगे चल देता है, पीछे पीछे ये चल देती है। वहाँ पर जाते हैं, एक में वो चला जाता है, एक में ये चली जाती है। 1 मिनट के बाद दोनों निकलते हैं वॉशरूम होकर। उसके बाद वो पूछती है आपका सर दर्द ठीक है। कहता है कि हाँ ठीक है, आप मेरा सर बिल्कुल ठीक है। और फिर ये आ जाते हैं, सीट पर ये बैठ रही थी तो उसको कहती है आओ ना, आप भी इसी पर ही लेट जाओ, अब मुझे नहीं सोना, मैं बैठ कर चली जाऊँगी, आप वहाँ पर सोए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो कहता कोई बात नहीं, आराम से सो जाओ, और मैं यहाँ पर आराम से सोया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कहती नहीं नहीं आ जाओ आप, मैं बैठ जाती हूँ, आप सो जाओ। लेकिन वो कहता नहीं, जो है आप वहाँ पर सो जाओ, परेशानी होगी आपको। दोस्तों उसे वो बुलाती रही लेकिन वो आता नहीं है, क्योंकि मान मर्यादा कुछ जो भी वो समझ रहा था, वहीं पर वो सो जाता है। सुबह हो गई, उसकी माँ ने कॉल किया, बोली हाँ मम्मी अच्छे से सोई। और उसके बाद सारा दिन ट्रेन चलती रही। दिन भर ये लोग खाए पिए, खूब सारी चीज़ें ये मंगा कर किरण को खिलाता है। सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था, दोनों में बहुत ही अच्छा लगाव हो जाता है। दोनों एक साथ सीट पर बैठे रहे, कभी एक दूसरे के अपोजिट बैठे रहे, कभी साथ में बैठे रहे, कभी मोबाइल देखते रहे, कभी जो है इधर उधर की बातें करते रहे, तमाम चीज़ें। और इस तरीके से दोस्तों सफ़र चलता रहा। फिर रात हो गई, क्योंकि 2 रात और 2 दिन का सफ़र था, 45-46 घंटे का सफ़र था। अगले दिन सुबह 4-5 बजे ट्रेन जो है बांद्रा पहुंचने वाली थी। और फिर ये दोनों उसी तरीके से सो गए। वो रिक्वेस्ट करती रही, क्योंकि दोनों में दोस्ती हो जाती है, कहती कोई बात नहीं आप सो जाओ, बगल में ही सो जाओ, क्या दिक्कत है। तो वो कहता नहीं नहीं। आधी रात तक तो साथ में बैठा रहा, लेकिन उसके बाद जब नींद आने लगी तो जाकर वो नीचे ही सो जाता है। और फिर जब वहाँ पर पहुँचते हैं 4 बजे, तो रात थी, तो वो जो है उसको ले जाकर उसके घर पर छोड़ देता है, क्योंकि सारा कुछ जो है वो किरण को पता था कैसे जाना है। कई बार मुंबई से आई गई थी, अपने माता पिता के साथ मुंबई में ही रहती थी, इसे कुछ नहीं पता था। फिलहाल जब उसके घर पे जाता है, उसे छोड़ता है। 2 कमरे का उसका छोटा सा घर था। उसके पिताजी छोटी सी नौकरी करते थे, तो उन्होंने जो भी हो रखा था बना रखे थे। और उसके बाद फिर वो वहीं पर नहा धोकर फ्रेश होता है और फिर अपने दोस्त को कॉल करता है। किरण कहती है कि चलो उधर ही मेरा पेपर है, तो मैं आपको वहाँ तक छोड़ देती हूँ। तो जिस जगह पर वो बताते हैं, ये दोनों वहाँ पर जाते हैं। किरण अपने कॉलेज चली जाती है और उसका दोस्त आकर इसे लिवा जाता है। उसके बाद फिर शाम हुई तो ये कॉल करता है, पेपर कैसा हुआ आपका। कहती बहुत अच्छा हुआ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे ले आए, वरना मैं तो दे ही नहीं पाती। फिर वो कहता है और पेपर कब है, तो उसके 2-3 पेपर बचे थे, बाकी और पहले हो रखे थे। कहती है बस 2-4 दिन में होने हैं। और उसके बाद फिर वो कहती है आपका क्या हाल है, आपके दोस्तों का क्या हाल है, दोस्त के घर वालों का क्या हाल है। कहता सब बढ़िया, एकदम मज़े में हैं और सब बहुत खुश हैं। कहती फिर घूमने कब जा रहे हो कहीं पर। कहता अब क्या बताऊँ, इन लोगों को तो टाइम ही नहीं है, इनके घर में इतना काम है। कहती है ठीक है, और मैं जो है मम्मी से पूछ लेती हूँ, और फिर अगर कहीं घूमने को वो कहती हैं तो मैं आपको जो है वो घुमा दूँगी। कहता है ठीक है। अब दोस्तों अगले दिन वो कॉल करती है, कहती है कि घूमने चलना है तो चलो, मैंने मम्मी से पूछ लिया है। कहता है ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे घुमा देंगी तो। अब दोस्तों उसके बाद ये दोनों बताए हुए जगह पर मिलते हैं और वहाँ से फिर ये घूमते हैं, बीच पर जाते हैं, मुंबा देवी के दर्शन करने जाते हैं। एक दूसरे का हाथ थामे हुए ऐसे लग रहा था जैसे कपल हैं, क्योंकि दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है, लगाव हो जाता है। अब ये लोग खूब घूमे टहले और उसके बाद खाए पिए अच्छे से। शाम को लाकर जो है किरण के घर पे छोड़ देता है और खुद दोस्त के घर पे चला जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों चलता रहा। इन दोनों ने 2 दिन मुलाकात करी, 2 दिन घूमे टहले और दिन भर में 2-4 बार ज़रूर कॉल करते थे। शादी में भी उसका आने का मन था, लेकिन चूंकि उसके घर पे ऐसी कैजुअलिटी हो गई थी, उसके दादा की नहीं रहे थे, तो इसीलिए जो है वो नहीं जाती है। हालांकि उसका मन था कि जो है मैं उस शादी में जाऊं
और मम्मी है नहीं तो मेरा वहाँ पर टाइम पास हो, वो अकेले ही घर पे यहाँ पर रहती थी। अब दोस्तों इन इतने दिनों के बीच में दोनों में दोस्ती हुई, लगाव हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन दोनों एक दायरे में रहे, एक मर्यादा में रहे, एक दूसरे को चाहते हुए भी प्यार का इजहार नहीं कर पाए। और उसके बाद वो शादी भी निपट गई। वापसी का उसका टिकट था जो है 24 जून को। उसके बाद जो उसके पिता थे वो कहते हैं कि बेटा, लवकुश से भी वो बराबर बात करते थे। वो कहते थे बेटा अगर आप वापसी में आ रहे हो तो अगर आप जो है मेरी बेटी को लिवा लाओ, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन बाद ही उनके पिता की जो है वो ब्रह्मभोज था। कहते अगर लिया लाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, वो इसमें शामिल हो जाएगी और फिर हम लोग साथ में चले जाएंगे। इसका टिकट कन्फर्म था। कहता ठीक है अंकल, मैं ले आता हूँ, क्योंकि उनको पूरा विश्वास हो चुका था कि जो लवकुश था वो बहुत ही अच्छा लड़का था, और वाकई में बहुत अच्छा लड़का था, क्योंकि किरण बताती रहती थी बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद फिर दोस्तों वो लोग ट्रेन पकड़कर वापस गांव को जाते हैं। फिर 4 दिन का सफ़र, अच्छे से इनका सफ़र कटता है, यारी दोस्ती करते हुए चले जाते हैं। लेकिन जब वो गांव पर जाकर छोड़ता है, उसको देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। उमालाल खुश हो जाते, उसकी माँ खुश हो जाती हैं, मतलब किरण की माँ, उमालाल की पत्नी। वो लोग उसे बहुत आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद जब वो लौटने लगा अपने घर को, क्योंकि डायरेक्ट वो उसको, बरौनी के वो भी रहने वाले थे, बरौनी का ये भी रहने वाला था, बस 8-10 किलोमीटर का फासला होता है इन दोनों के घर में। जब ये वहाँ से निकल रहा था दोस्तों, किरण आती है और उसे कहती है जा रहे हो? कहता हाँ जा रहा हूँ। तो वो रोने लगती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। लवकुश कहता है क्या हुआ? कहती है कि क्या हुआ और अब क्या ही बताऊं। कहता है क्या हुआ बताओ। दोस्तों उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है मैं आपको चाहने लगी हूं, आपसे मैं प्यार करने लगी हूं। अब दोस्तों वो खामोश हो जाता है, बोले तो क्या बोले। सोचता है कि हम लोग 10 दिन तक लगभग एक साथ रहे, घूमे टहले, लेकिन ऐसी कोई बात पहले नहीं आई। हालांकि दिल में थी, बस दिल की बात जुबा पर नहीं आई थी। जब किरण ने समझ लिया कि अब ये अंतिम मुलाकात है तो वो उससे बोल देती है, और उसके बाद ये खामोश हो जाता है। फिर उसकी मम्मी आती हैं और वो भी जो है उसे आशीर्वाद देती हैं। कहती भैया ठीक है जा रहे हो आप, लेकिन आपसे एक बात करनी थी। वो उसका हाथ पकड़कर कुछ दूर लेकर जाती हैं, सबसे अलग। कहता है बताओ आंटी। कहती हैं बेटा ये जो समय है बात करना उचित नहीं है, कोई अच्छी बात, क्योंकि हमारे घर पे ऐसी ऐसी हमारे ससुर जी नहीं रहे, उनका जो है कल ही ब्रह्मभोज है। लेकिन एक बात पूछनी थी, क्या मेरी बेटी कैसी है? आप तो उसे देखे, उसके साथ घूमे टहले, कैसी लगी वो आपको? क्या आपको अच्छी लगी? अब दोस्तों ये अवाक रह जाता है। कहता है कि हाँ आंटी, किरण में तो कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है, आप ऐसा क्यों कह रही हो? तो कहती हैं क्योंकि बेटा इसके जो पिताजी थे, इसके पापा जो हैं, वो एक बात कह रहे थे, अगर आपको पसंद है और आपकी शादी भी नहीं हुई है तो शादी की बात कर रहे थे, अगर आप हाँ करो तो फिर बात आगे बढ़े। अब दोस्तों वो अवाक रह जाता है। कहता आंटी मेरे तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, और आप जो है मेरे परिवार से मिले नहीं, मेरे परिवार को जाने नहीं। वो कहती है बेटा आप इतने अच्छे हो तो परिवार भी अच्छा ही होगा, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है आप हाँ या ना करोगे, तब हम आगे परिवार से ही बात करेंगे, परिवार के ही थ्रू जो भी करना होगा करेंगे। वो कहता है आंटी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किरण तो बहुत अच्छी लड़की है। और उसके बाद दोस्तों ये बातें जो किरण है वो दूर से मतलब देख रही थी, सोच रही थी कि मम्मी क्या बातें कर रही हैं। जैसे वो शादी की बात करती हैं वो किरण को देखता है और मुस्कुराता है। किरण समझ जाती है कि शायद मम्मी शादी की ही बात कर रही हैं, और उसके बाद वो दोस्तों वहीं पर रोने लगती है और फिर रोते हुए वो चली जाती है खुशी के मारे। और फिर ये अपने घर चला आता है। अगले दिन वो उसे ब्रह्मभोज में बुलाते हैं, ब्रह्मभोज में भी जाता है और फिर सारी बातें होती हैं। दोस्तों जून 2025 की ये बात है।
और उसके 7-8 महीने बाद दोस्तों इन लोगों में बातचीत हुई। ये दोनों परिवार एक दूसरे को समझे बूझे और फिर अभी हाल ही में 28 अप्रैल को ही दोस्तों इन दोनों की बहुत ही धूमधाम से बरौनी के पास एक मैरिज हॉल है और वहीं पर इन दोनों की शादी हुई है। दोस्तों ईश्वर से प्रार्थना है कि ये दोनों बहुत ही खुश रहें, आगे अपने जीवन में तरक्की करें। फिलहाल दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी लव कुश और किरण की, कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।